सर, जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था वो नंबर अभी भी स्विच ऑफ है। गुरदयाल जी, आप दे सकते हैं 50 लाख फिरौती के लिए? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि वो लोग जानते हैं कि आप 50 लाख दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपके सबसे नाजुक पॉइंट पर अटैक किया, आपके पोते पर। संदीप सर, जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था, अर्जेंट बेसिस पे उसकी डिटेल्स चाहिए। डन सर। समर अपने साथ सेलफोन रखता है क्या? जी नहीं सर, वो मांगता तो है लेकिन हमने दिया नहीं उसे। सर मेरी समझ में नहीं आता है कि समर की साइकिल बाहर पार्क है। समर ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो बाहर साइकिल पार्क करे और क्लास बंक करे। साइकिल शायद उसी ने वहां छोड़ी है या फिर किसी ने वहां उससे रखवाई है। किसने? जो समर को अच्छी तरह से जानता है और उसकी हर मूवमेंट से वाकिफ है। आप जल्द से जल्द एक्शन शुरू कीजिए, मेरा पोता खतरे में हो सकता है। हमारा काम शुरू हो चुका है और जब तक उस नंबर की डिटेल्स नहीं आ जाती जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था, आप हमारी दो तरह से मदद कर सकते हैं। एक, हमें समर की लेटेस्ट फोटो चाहिए और दूसरी, आप लोगों को किसी पर शक है? किरण, तो थोड़ा पानी पी लो। मम्मी, मैं एक बार बाहर जाके आता हूँ। कहाँ जा रहा है? मेरे से यहाँ बैठा नहीं जाएगा। मैं देखता हूँ कि क्लास के बाहर शायद कुछ पता चले। ठीक है, जा तो। भैया मैं भी चलूं? नहीं नहीं, तू मम्मी के पास रह, मैं आता हूँ। Switched off. Please try again later. हम लोग अपना अपना फोन घर पर छोड़ेंगे। पुलिस को फोन रिकॉर्ड से कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मतलब हमारे पास से चुराया हुआ फोन होगा, फिरौती के कॉल के बाद अगले दिन तक वो भी स्विच ऑफ रहेगा और इस बीच उसे कोई ऑन नहीं करेगा। तेरे को हम लोगों के पास वापस आना होगा, आज को भी ठिकाने लगाना होगा ना। मैं आ जाऊंगा, घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके मैं कोई बहाना बनाकर तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। तू तेरे फोन के साथ क्या करेगा? वो मैं घर पे छोड़ दूंगा। देख, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे डाउट उठ रहा है। अगर तेरे दादा या चाचा पुलिस के पास गए तो क्या करेंगे हम? क्या बात? कुछ? मैंने घर से लेकर क्लास तक सब जगह छान मारा। कुछ पता चला? नहीं चाचू। पुलिस क्या बोली? उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया है। मेरा फोन भी सर्विलेंस पे डाल दिया है। जैसे ही वो दोबारा फोन करेगा पैसों के लिए पकड़ा जाएगा। ऋषभ, तू टेंशन ना ले, हमारे समर को पुलिस छुड़वाकर सीधा तेरे पास ले आएगी, उसे कुछ नहीं होगा। बेटा मैं क्या कहता हूँ, 50 लाख रेडी रखो, जैसे उनका फोन आता दे दो। हमें हमारा बच्चा चाहिए बस। आखिर ये कमीना है कौन? यस सर, मैंने ही नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने भी देखा साइकिल को यहाँ पार्क हुए हुए, लेकिन समर का कुछ पता नहीं। सर, समर के फादर ऋषभ रंधावा का मोबाइल नंबर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर किसका है। ये भी तो हो सकता है कि समर यहाँ आया ही ना हो, उसे उठाने वालों ने उसकी साइकिल यहाँ लाकर पार्क कर दी, इस वजह से उसे यहाँ किसी ने देखा ही नहीं। यहाँ से लेके समर के घर तक जितना भी रास्ता है पूरा छान मारा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा जरूर होना चाहिए। ओके सर। अच्छा, समर की क्लास 2 बजे शुरू होती है, राइट? यस सर, और 2 बजने में जब 5 मिनट होते हैं सारे स्टूडेंट क्लास में आ जाते हैं। समर कभी लेट हुआ है? नहीं सर, समर कभी लेट नहीं हुआ, कभी एब्सेंट भी नहीं रहा है, बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट रहा है सर। थैंक यू। अबे कहाँ मर गया ये वीरू? अबे 9 बजे अभी तक नहीं आया साला। साले को फोन भी नहीं कर सकते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन साला तुम लोग सुनते ही नहीं हो मेरी। अबे अगर इसके घर वाले पुलिस के पास चले गए तो क्या करेंगे? अबे कुछ प्लान नहीं किया हमने। वहां क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा अपने को। और वीरू क्यों नहीं आ रहा है ये?
घर से ट्यूशन क्लास तक जाने का बस वही एक बाईपास का रास्ता है, वहां से पूर्वी चौक पर लेफ्ट। जी ठीक है ऋषभ जी, हमने समर के फोटोग्राफ हमारी सारी पेट्रोलिंग वैन्स को भेज दिए हैं और अब उसकी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। थैंक यू सर। क्या हुआ जी? क्या कहा पुलिस ने? मेरा समर मिल जाएगा ना? हाँ किरण, मिल जाएगा, समर मिल जाएगा। लेकिन वो कॉल वगैरह क्या चाहते हैं? मैं भी नहीं जानता किरण, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दादाजी, मैं एक बार फिर से चेक करके आता हूँ। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, शायद कुछ पता चल जाए। ठीक है बेटा। जी कुछ पता चला? तुम कौन? मैं वीरेंद्र रंधावा, समर मेरे चाचा का बेटा है। हम उसे ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्द खबर मिलेगी। क्या भाई, कितनी देर लगाई तूने? 8:30 बजे आना है तेरे को, अब आ रहा है तू? अरे सब उल्टा पुल्टा हो गया यार। सुन, वो फोन और सिम का है, तोड़ना है उसे, जला दो उसे। क्यों? तो फिरौती का कॉल कैसे करेंगे हम? अरे उसके लिए कोई नया फोन चुरा लेंगे। इस फोन के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। साले मैंने तेरे को पहले ही कहा पुलिस से इन्वॉल्व होगी, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं हो मेरी। अबे तो तूने रोका क्यों नहीं पुलिस के पास जाने से उन्हें? अबे तू पागल है क्या? कैसे रोकता? क्यों बे? उस दिन तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा था तू, वो लोग नहीं जाएंगे पुलिस के पास। ठीक है, चले गए वो लोग पुलिस के पास। क्या करता मैं? कैसे रोकता उन्हें? अगर उन्हें रोकता ना तो लोग शक करते मुझ पे। पर ठीक है, मानता हूं हमने इस बारे में प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन इस वक्त हमारा उस मुसीबत से निकलना ज्यादा जरूरी है। और वो सिर्फ तेरा फोन ट्रैक नहीं कर रहे हैं, मेरे चाचा को फोन भी ट्रैक कर रहे हैं। तो अब हैं? तो मुझे नहीं लगता कि हमें फिरौती के 50 लाख मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? पता नहीं था मुझे वो लोग पुलिस के बाद इतनी जल्दी चले जाएंगे। सोचा नहीं था मैंने। बे देखो, कहा था ना मैंने सोचने को। हाँ कहा था, लेकिन इस वक्त उस लाश को ठिकाने लगाना ज्यादा जरूरी है। और ये काम तुम दोनों करोगे, क्योंकि मुझे घर जाना है। घर पे पुलिस वाले आए हुए हैं और मेरे परिवार वाले भी। अगर मैं घर पे नहीं हुआ ना तो खामखा उनको शक हो जाएगा मुझ पे। नहीं, ये हम दोनों से नहीं होगा, तू भी चलेगा हमारे साथ। एक तो तूने पहले ही मूड ऑफ कर दिया ये फिरौती वाली बात करके कि पैसे नहीं मिलने वाले, ऊपर से ये बॉडी का बोझ भी हमारे सर पर। तू भी चलेगा हमारे साथ, तू भी चलेगा ये बॉडी को डिस्पोज करने। पुलिस के पास जा चुके हैं ना वो लोग, इसका मतलब पूरे सोहमगंज में पुलिस हमको ढूंढ रही होगी। पूरे सोहमगंज में रेड अलर्ट आज जारी हो गया होगा वहां पर। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मुझे घर जाना जरूरी है। तो सुन ले, तेरे बिना ये लाश यहां से हिलेगी नहीं, है ना? तू चलेगा हमारे साथ। अरे चलो यार, इसको दफनाना है बेटा। एक बार ये लाश सड़ गई ना, सबकी बैंड बच जाएगी। वो तो वैसे ही बच चुकी है ना। अबे जब फिरौती के पैसे नहीं मिलने वाले थे तो बेकार में इस बच्चे को क्यों मारा हमने? और इस वक्त ये सोचना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलता हूं मैं तेरे साथ। इस वक्त इस फोन को सिम को तोड़ना जरूरी है, उसकी लाश को ठिकाने लगाना जरूरी है। काम करते हैं, इस फोन को सिम को रास्ते में तोड़ेंगे। मुझे डर है कि अब तक तो पुलिस ने फोन को ट्रैक कर ही लिया होगा। ठीक है, चल रहा हूं मैं तेरे साथ। बस इतना ही मिल पाया। चलेगा चलेगा, दाल बोरी में डाल। ईंटों का वेट बॉडी को सीधे तालाब के बॉटम तक लेके जाएगा। उसके बाद लाश नीचे ही रह जाएगी और कभी किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन हम 50 लाख निकलवा कर ही रहेंगे, किसी भी हाल में। करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन पहले ये जरूरी है। खोल।
तालाब पे हम लोग जा रहे हैं ना, वो कम से कम 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तुम लोग दुआ करो कि रास्ते में कोई चेक नाका ना मिले हमको। तू बस चलता रहे, इतना सोच मत। दिनेश कौशल? जी हाँ सर, यही पास की बस्ती में रहता है। 99% फर्जी होगा, फिर भी रेड करो। राइट सर। आप किसी दिनेश कौशल को जानते हैं? दिनेश कौशल? नहीं तो पापा जी? नहीं जानते। पूरे चांसेस हैं फर्जी होगा, एड्रेस भी फर्जी होगा। आपको फिरौती के लिए जिस नंबर से कॉल आया था वो इसी नाम पर रजिस्टर्ड है, एड्रेस भी है पास की बस्ती का है। और ये कौन हो सकते हैं? कोई क्रिमिनल गैंग हो सकता है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ हो, जिसे आप जानते हो। फैमिली में कोई झगड़ा, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई गुस्सा। रुक, पहले ये बता कि फिरौती का क्या प्लान है? देख कमल, मैं तुझे पहले बोल चुका हूँ, इस वक्त फिरौती इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे सर पे मर्डर है और हमें उससे बचना है। देख वीरू, मैं और अजय इस प्लान में शामिल क्यों हुए? पैसों के लिए। हमारी तेरे चाचा के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी कि हम किसी खून में इन्वॉल्व हो जाए। यहाँ से निकल लेते हैं पहले, हैं? फालतू में किसी पुलिस ने देख लिया, 4 सवाल पूछेगी और फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकलते हैं पहले। कमल, अब तक जुर्म बड़ी सटीक प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट हो चुका था, जिसकी वजह से पुलिस का उन लोगों तक पहुंचना लगभग असंभव था। आधा मिशन पूरा हो चुका था और आधा अभी बाकी था, जो था फिरौती की रकम। क्या इन 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के हाथ में 50 लाख रुपए आने वाले थे? मुजरिमों के प्लान के हिसाब से गरीब मासूम आदमी पुलिस की सख्ती का शिकार हो गया था। जितनी जल्दी सच बोलेगा उतनी कम तकलीफ होगी तुझे। दुनिया के लिए सस्ता होगा, मेरे लिए बहुत महंगा था। वो फोन चुरा ले गया। नाम और पता बोल उसका। मुझे नहीं पता वो कौन था। मुझे बोला कि वो अपना फोन घर पे भूल गया। एक फोन करने के लिए मेरा फोन मांगा और फोन किया उसने। किसे फोन किया था उसने? उसके पापा को। उस दिन तेरे फोन से एक भी फोन नहीं किया गया। ये देख, ये रहे तेरे फोन रिकॉर्ड्स। झूठ बोलता है हमसे, झूठ बोलता है। नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ। उसके बाद वो मेरा फोन लेकर चले गए, ये कहकर कि उसके पापा को लेके आना है। पूरे 2 घंटा मैं इंतजार करता रहा साहब। उसके बाद सोचा शायद मुझको उल्लू बना गए। कौन है वो आदमी जो तेरा फोन इस्तेमाल कर रहा है? साहब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। सर, बाईपास रोड का सीसीटीवी फुटेज आ गया है। जोशी, जब तक इसका मुंह नहीं खुले तेरा डंडा नहीं रुकना चाहिए। सर, इसके आगे का रोड पूर्वी चौक का रोड है और वहां कोई सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं है। दुकानें हैं? छोटा सा मार्केट एरिया है सर, छोटे मोटे ट्रेडर्स की दुकानें हैं। फिरौती के लिए दूसरा कॉल आया? जी नहीं, ऋषभ रंधावा का फोन हम मिनट बाय मिनट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये दिनेश कौशल बली का बकरा मालूम होता है। जो भी है इस किडनैपिंग के पीछे, उसने फर्जी नाम पर दूसरा सिम कार्ड लेना जरूरी नहीं समझा, बल्कि किसी का फोन चुरा लिया। संदीप, अपने खबरियों को एक्टिव कर दो। सर, मुझे लगता है बच्चे की जान को खतरा है। फिरौती के लिए दूसरा कॉल ना आना ये अच्छी निशानी नहीं है। ऋषभ, कुछ खबर है? क्या हुआ? कहाँ है मेरा बच्चा? पुलिस क्या बोली?
पुलिस को बाईपास के रास्ते का सीसीटीवी फुटेज मिला है। उस क्लासेस वाले रास्ते पर समर दिखता तो है, लेकिन आगे के रास्ते पर कोई सीसीटीवी नहीं थी। पुलिस ने मोबाइल के मालिक को भी धर लिया है। कोई दिहाड़ी मजदूर है, कहता है कि उसका फोन चुराया गया है। अरे तो फोन क्यों नहीं किया उन्होंने? क्या चाहिए उनको? पैसे चाहिए? उनको बोलो जितने पैसे चाहिए उन्हें उतने पैसे देंगे, बस हमें हमारा बच्चा दे दो। सुन रहे हो ना आप? मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। समर, मेरा बच्चा लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ। मुझे ऐसी चोट पहुंचानी थी चाचा की फैमिली को कि बच्चा खोने का दर्द उन्हें जिंदगी भर रहे, जैसा मुझे दर्द था मेरे बचपन खोने का। पूरा बचपन मेरा दर्द में निकला था, जो मेरी माँ की गोद में घर बना बैठा था। इसमें नया क्या है? पहले दिन से आपके साथ नाइंसाफी होती आई है। सारी प्रॉपर्टी और फैक्ट्री देवर जी अपनी बनाकर बैठ गए हैं। बस कर। क्यों? बस क्यों करूं मैं? संगीता, हमने तय किया था, बच्चे के सामने बिल्कुल नहीं। उसे सब मालूम है, और मालूम होना भी चाहिए कि पैसा खून से गाढ़ा होता है। तू खाना खा। उसे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। उसे पता होना चाहिए कि जो हक उसके पापा का था, उसका हो सकता था, वो मारा गया है। किशन, ये तंजानिया वाला कंसाइनमेंट अभी तक गया क्यों नहीं? सर जी, वो पिछले एक हफ्ते से 10 लोग कम है काम पर, सब एक साथ ही बीमार हो गए। तो बताना चाहिए था ना, हैं? भाई टेम्परेरी आदमी और मंगा लेते, ऑर्डर कैसे रोक सकते हैं? देख, अगर ऑर्डर नहीं गया तो पेमेंट नहीं होगी, और अगर पेमेंट नहीं होगी तो वर्कर्स को तनख्वाह कहाँ से देंगे हम? सर जी, ऐसा पहली बार ही हुआ है कि एक साथ 10 लोग बीमार हो गए। हो सकता है कैंटीन के खाने में कुछ। अच्छा, तो उल्टा इल्जाम जो है फैक्ट्री पर ही लगा रहा है। देख भाई किशन, ये जो यूनियन बाजी वाला चक्कर है ना, वो यहाँ नहीं चलेगा, समझा तू? जितने दिन बंदे नहीं आए हैं उन सब की तनख्वाह काटूंगा मैं। कोई लंगर नहीं खोल रखा मैंने। पकड़ इसे। हाँ सुमित जी, अरविंद बोल रहा हूँ। वो आपका तंजानिया वाला कंसाइनमेंट जो है उसको थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने आपके मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया है, सोचा पर्सनली आपको भी बता दूँ। एक मिनट, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? हैं भाई, आपका ऑर्डर पहले कभी डिले हुआ है क्या? ये को तरीका है बात करने का? ओए सुमित जी, अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला ना तो मेरे मुंह से भी भला बुरा निकल जाएगा। भाई धंधा नहीं करना है तो किसी और को ऑर्डर दे दीजिए, लेकिन इस लेवल की बातें हम नहीं सुनेंगे। हमारे सबसे पुराने क्लाइंट है सुमित बारवा। क्या हो गया पापा जी? गुलाम तो नहीं है ना हम उसके? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बिजनेस में गुस्से को घर में रखकर आना होता है। वहां क्लाइंट तुमसे परेशान है, वर्कर्स मुंह फुलाए बैठे। अगर ऐसे में हड़ताल वड़ताल हो गई ना तो बहुत भारी पड़ेगा। पापा जी, भारी पड़ेगा तो भारी हाथों से ठीक भी करेंगे। फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं बेटा। इतनी मेहनत से मैंने फैक्ट्री खड़ी की है, सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा जी, जमाना बदल गया है। कंपटीशन है, कंपटीशन। बाहर जंग है, जंग। बेटा, इस जंग में अहंकार और गुस्सा सबसे बुरे हथियार होते हैं। मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला पापा जी? अब से मेरे सारे काम ऋषभ संभालेगा। हम दोनों मिलकर फैक्ट्री को फिर से वैसा ही बनाएंगे जैसा तुम्हारे आने से पहले थी। पापा जी, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई ना। तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ नाइंसाफी की है। भाभी, मैं पहले परांठे बना लूं, पापा और इनको फैक्ट्री जाना है। ठीक है, पहले तुम ही बना लो, मेरे इनको तो कहीं जाना है नहीं अब। अरे भाभी, एक लफ्ज ना निकालियो मुंह से। ऋषभ और पापा जी की वजह से पहले ही मेरा दिमाग पक चुका है। बहुत झेल लिया मैंने, अब तू मत शुरू हो जा। आप उनकी ज्यादतियां सहते वहां काम पर, और उसका असर यहाँ मैं झेलती हूँ घर पर। क्या मतलब? बड़ी बहू हूं ना मैं इस घर की, लेकिन जब से आपको पापा जी ने निकाला है तब से मेरी हैसियत एक नौकरानी सी हो गई है। ना कोई इज्जत, ना कोई औकात। आपको खबर भी है कि कैसे किरण और देवर जी मिलकर घर में सब कुछ हड़प कर रहे हैं। संगीता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपना हक मांग सकते हो, या न मिले तो छीन सकते हो। इस घर में, इस फैक्ट्री में आधा हिस्सा आपका है। अगर आज बंटवारा नहीं हुआ ना
तो कल को ऋषभ सब कुछ हड़प कर लेगा, सारे आम वो खा जाएगा और आपके नसीब में गुठलियां तक नहीं होंगी। हिस्सा? जी हाँ, मेरा हिस्सा। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मैंने भी मेहनत की है। बहू, तुम्हें भी क्या ऐसा ही लगता है? पूरे मोहल्ले बिरादरी में यही बात हो रही है कि बड़े बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है और छोटे बेटे ऋषभ को सब कुछ दिया जा रहा है। बाबा जी, इससे पहले कि हम सबके दिलों में कलेश पैदा हो, नाराजगी पैदा हो, आप हिस्सा कर ही दीजिए। तुझे वाकई लगता है कि तूने बिजनेस को बढ़ाया है? आपको इसमें शक है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जहां तक मुझे मालूम है बेटा, तुमने बिजनेस को इतना बढ़ाया है तो बिजनेस में बड़े बड़े नुकसान भी तुम ही ने कराए हैं, जो इस वक्त ऋषभ और मैं भरने में लगे पड़े हैं। ये तो ज्यादती हो रही है पापा जी। इन्होंने एक छुट्टी तक नहीं ली है। कोलू के बैल की तरह दिन रात काम करते हैं ये। जो आपको तो कभी दिखाई नहीं देता पापा जी, आपको तो बस नुकसान ही दिखाई दिया। मुझे मेरे सामने बर्बादी दिखाई दे रही है। एक फूटी कौड़ी के बिना मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। तुम्हारा खून पसीना बिजनेस में नहीं, उसे तोड़ने में लगा रहे हो तुम, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। पापा जी, बंटवारा तो तभी हो गया था जब आपने मेरा हक जो है ना ऋषभ को दे दिया था। जब दिलों का बंटवारा हो चुका है तो बिजनेस और घर का क्यों नहीं? घर का भी? तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। खैर, इतनी खटास है तो सुलह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो आप मुझे मेरा हिस्सा देंगे ना? पहले घर का बंटवारा होगा। इसका मतलब तुम तीनों को अब अलग रहना होगा। और जहां तक बिजनेस का हिस्सा है, तुम्हें उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट से समझने के बाद, फायदे का भी और नुकसान का भी, जिसकी तुम्हें भरपाई करनी होगी। आया समझ में? हाँ, की है पापा जी ने नाइंसाफी मेरे साथ। हाँ तो सिर्फ आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी, वीरू के साथ भी। हाँ, सबके साथ की है। देख संगीता, इस वक्त मेरी फैक्ट्री की हालत जो है ना बड़ी डामाडोल है। तो पूरा कर्ज में डूबा हूँ। अगर इंसाफ हुआ होता ना तो बंगले को गिरवी रखकर कुछ कर्जा चुका चुके होते हम लोग, लेकिन हमारे हिस्से तो उस बंगले की ईंट तक नहीं आई। सब कुछ वो लोग हड़प करके बैठे। पूरी दुनिया पुस-पुस कर रही है कि रंधावा खानदान के चिराग किरण के दोनों बच्चे हैं। ये बड़ा पोता वीरू तो किसी की गिनती में भी नहीं आता। मेरे कलेजे पर छुरी चलती है इससे। वो दर्द, वो जिल्लत, वो अपमान मैं घुट घुट कर पीता रहा। कभी समझ नहीं आया कि मेरे दादा और चाचा मेरे मम्मी पापा के साथ इतने बेरहम क्यों थे। मैं बेरहमी सहते सहते बड़ा हुआ। अब वो बेरहमी सहते सहते बूढ़े होंगे। उन्हें दर्द देकर मेरे दिल को सुकून तो मिल गया है, लेकिन एक दर्द मेरा ये है कि वो फिरौती के पैसे शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। मुझे उसका मजा लेने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही मेरे दोस्तों को मिलेगा। जो प्लान वीरू और उसके दोस्तों ने बनाया था, ये केस उस प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा था। समर की लाश डूबकर तालाब के तहखाने में नहीं पहुंची, बल्कि फूल कर ऊपर आ गई। क्या हुआ? क्या कहा पुलिस वालों ने? क्या हुआ? ऋषभ? अरे मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ? क्या कहा पुलिस वालों ने? कहाँ है मेरा बेटा? ऋषभ, कुछ तो बोल। अरे कुछ तो बताइए, मेरा बेटा जा रहा है। ऋषभ, क्या कहा पुलिस वालों ने? ऋषभ, बोलिए ना मेरा बेटा का। सर, गली हुई ईंटें? इरादा तो डुबोने का ही था। ईंटें गल गई तो गली हुई लाश ऊपर आ गई। डेथ गला घोंटने से हुई है। मौत से पहले ही बॉडी में क्लोरोफॉर्म दाखिल हो चुका है। मौत कब हुई होगी डॉक्टर? 48 घंटे बीत चुके हैं इंस्पेक्टर। मतलब जिस दिन ये गायब हुआ है उसी दिन इसे मार दिया गया था। किडनैप हुआ था डॉक्टर। फिरौती के लिए कॉल भी आया था, पर अब लगता है कि कॉल से पहले इसका मर्डर हो चुका था।
जगतो बभूवः जय श्रेयस्यादिष्टदः तस्मै देवाय हविषा विधेम ओम विश्वानि दुर्वृता परान्ति दुर्विदत्रामगायते आरे देवा देवेशो मनीषो यतिष्ठान। जुर्म हो चुका था, पुलिस को पीड़ित की लाश मिल चुकी थी, पर तहकीकात में कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। एक भी सुराग सामने नहीं आया था। समर के घर से कोचिंग क्लास तक का पूरा रास्ता दोबारा स्कैन हुआ। पुलिस इस उम्मीद में थी कि शायद कोई एक बारीक डिटेल उनसे अनदेखी हुई होगी जो उन्हें मिल जाए। हमेशा की तरह किडनैपिंग केसेस के सारे हिस्ट्री शीटर्स की कड़ी पूछताछ की गई, पर असली आरोपी पुलिस के जाल से कोसों दूर थे। अब जो हो गया सो हो गया, जो नहीं मिल सकता उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है। ऐसी हाई फंडा डायलॉग बाजी से हमारी हकीकत तो नहीं बदल जाती ना वीरू रंधावा जी। सच तो ये है कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया और बाकी की चीजों की आपको पड़ी नहीं है, और हम दोनों बिना टिकट के इस जुर्म की बस में सवार हो गए। हाँ तो ठीक है, उसी बस की सीट पर जमकर बैठा रहे और उस बस को इस जुर्म से जितना दूर सके उतना दूर जा रहे थे, क्योंकि इस वक्त हमारी सेफ्टी जरूरी है, पैसे नहीं। जितनी जरूरत तेरे को थी ना पैसे की, उतनी मेरे को भी थी। पर सीधी बात यह है कि पैसे तो मिलने से रहे, तो बेटर आइडिया यही है कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ेंगे आगे? ऐसे कंगाली में? आगे बढ़ने का प्लान तो अपन तीनों ने पहले से बना के रखा था। फॉरेन जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, और वो फिरौती के पैसों से अपन लोग एक नई लाइफ शुरू करने वाले थे, पॉश लाइफ। और अब देखो गली के पागल कुत्तों जैसे इधर उधर छुप रहे हैं हम लोग। सर जी, मैंने समर के पापा, उनके पापा, दोनों का हर एंगल से एक्सरे करा लिया है, कुछ निकल ही नहीं रहा है। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, दूसरी औरत नहीं, यूनियन वाला लफड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। और तो और फिरौती की दूसरी कॉल कभी आई ही नहीं। मतलब अजीब बात है ना। समर की ट्यूशन क्लास से ये तालाब बाई रोड 1 घंटे की दूरी पर है। सर, हो सकता है उसे यहीं पे लाकर मारा गया हो। ब्लड स्ट्रीम में क्लोरोफॉर्म मिला है, मतलब कहीं ना कहीं उसे ले जाकर बेहोश किया गया होगा और कहीं और ले जाकर उसे मार दिया गया होगा। उसके बाद यहाँ लाकर उसे डंप कर दिया। एक बात समझ में नहीं आ रही है, समर कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं बल्कि अच्छा खासा 14 साल का लड़का था। तो जब उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया गया तो उस वक्त तो चिल्लाया क्यों नहीं? जबकि ट्यूशन क्लास के रास्ते पर काफी लोग होते हैं उस वक्त। हो सकता है सर उसे बेहोश वहां नहीं कहीं और किया गया हो। तो वहां उसे ले जाया कैसे गया? वो भी साइकिल ट्यूशन क्लास के बाहर पार्क करते हुए। समर किसी अजनबी के साथ तो जाएगा नहीं। मतलब हम समझ सकते हैं जिस आदमी के साथ समर गया वो आदमी समर के लिए अजनबी नहीं था। उस आदमी ने जो किया सो किया, लेकिन हमारे लिए कोई सुराग नहीं छोड़ा। और रोज आपके कस्टडी में दिनेश कौशल है, उसका भी जुर्म की दुनिया से दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं बनता साहब। दिन में एक बार खाना खाकर आदमी पैसा बचाता है सारा घर भेजने के लिए। इस जुर्म में ऐसा लग रहा है मानो सारे सुराग जानबूझकर सोच समझकर मिटाए गए। इस दिनेश कौशल का फोन 3 हफ्ते पहले चुराया गया था सर, और सीसीटीवी फुटेज भी थोड़े रास्ते तक ही है, उसके बाद नहीं। क्योंकि उन्होंने रास्ता ही ऐसा चुना संदीप। वो लोग जानते थे कि फोन नंबर से सीसीटीवी से हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। सर, फिरौती का कॉल मर्डर के बाद हुआ है। मतलब एक बच्चे को किडनैप करने के बाद तुरंत उसे मार देने का प्लान क्यों और कैसे बना होगा? समर उस आदमी के साथ गया क्यों होगा? इतनी जान पहचान वाला भला कौन हो सकता है? फैमिली का कहना है कि किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही फैमिली में, ना ही मोहल्ले में, ना ही कोई फैक्ट्री में। एक प्रॉब्लम थी सर, जो शायद उन्होंने आपको नहीं बताई। कैसी प्रॉब्लम? दोनों भाइयों के बीच की प्रॉब्लम थी, अरविंद और ऋषभ। हद है जी, 2 हफ्ते हो गए मेरे पोते को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और आप उसके खूनी को ढूंढने के बजाय मेरे खून पे शक कर रहे हैं। हम सिर्फ संभावनाएं टटोल रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं, वर्दी पहनकर मजाक कर रहे हैं आप, और मजाक बन रहे हैं। ठीक है, हम निकम्मे हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन गुरदयाल जी, एक बात आपको मैं बता दूं, हमने किडनैपिंग, मर्डर केसेस, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर का हर एक तरीका आजमाया, एक एक रूल फॉलो किया, लेकिन अभी तक एक भी सुराग हमारे सामने नहीं आया। क्या वजह हो सकती है इसकी? हमें क्या पता? आप ही को तो पता होना चाहिए कि आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में कौन ऐसा है जिसके अंदर इतना जहर भरा है, इतना गुस्सा भरा है कि वो निकला भी तो इतने भयंकर तरीके से निकला। देखिए सर, आप जिस झगड़े की तरफ इशारा कर रहे हैं वो पुरानी बात है। अब तो हम दोनों के बीच में सुलह भी हो चुकी है। सर, हमने अपने घर का बच्चा खोया है, एक ऐसी चोट खाई है
जिसका घाव अगले जन्म में भी नहीं भर पाएगा। और आप ऐसे वक्त में मेरी फैमिली के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मेरे और अरविंद भैया के बीच में अब प्यार का रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए डटकर खड़े हो सकते हैं। तो फिर कौन हो सकता है ऋषभ जी? फिरौती के लिए दूसरा कॉल अभी तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि किडनैपिंग सिर्फ कत्ल के इरादे से की गई। फिरौती तो तुक्का लगाया जा रहा था, शायद हमें गुमराह किया जा रहा था। जब केस ही सीधा नहीं है तो जवाब सीधे साधे कैसे मिलेंगे? अब तो मैं और भी श्योर होता जानो सर, बच्चा जरूर किसी करीबी दोस्त या रिलेटिव के साथ गया होगा। लेकिन क्लोरोफार्म देते समय कोई शोर शराबा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है संदीप, इस केस में हर कदम, हर एक्शन लेने से पहले जैसे रिहर्सल की गई हो, टेक्स्ट बुक क्राइम। पूरा एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाया गया है कि हम उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। इतने सालों मैंने उन लोगों के लिए दिल ही दिल में बुरा चाहा, लेकिन ये जो हुआ है ना, उसकी वजह से मेरा दिल भी रो रहा है। माँ बाप के लिए अपना बच्चा खोना कई बार मरने जैसा है। संगीता, रोज ही मरने जैसा है ये। अब देखो ना क्या से क्या हो गया। और कुछ दिन पहले ही वीरू ने हम लोगों की सुलह कराई थी। मुझे लगा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन अब सब बदल गया। पहले जैसा कुछ नहीं हुआ। देखो, ऋषभ और किरण को ना हमारी सख्त जरूरत है। हमें डटकर उनका सहारा बनना होगा। अतीत में कुछ भी हुआ हो, वो अपने लोग हैं। मेरा छोटा भाई है वो। समर का परिवार इस हादसे से निपट ही नहीं पा रहा था, लेकिन समर के हत्यारे वीरू का परिवार समर के परिवार के साथ खड़ा हो गया था और दिलो जान से उनका सहारा बनना चाहता था। इस संगीन जुर्म के बाद भी तीनों मुजरिम अपनी अपनी जिंदगियां यूं बसर करने लगे मानो उनसे कोई जुर्म हुआ ही नहीं था। पुलिस बिना किसी सुराग के अपने करियर के सबसे लो पॉइंट का सामना कर रही थी। और फिर आया एक ब्रेक थ्रू, जिसे तो आखिर आना ही था, क्योंकि परफेक्ट क्राइम एक मिथ्या है। मुजरिम भले ही अच्छे से अच्छी प्लानिंग कर ले, लेकिन जुर्म अपनी निशानियां कहीं ना कहीं छोड़ता ही है। ये क्या है? ये वो सड़क की फोटो लेता है। कैमरा है। सीसीटीवी कैमरा? जी। किसी ने तुमसे फुटेज नहीं मांगा? साहब, वो आपके बड़े अफसर लोग आए थे, वो किसी बच्चे के बारे में पूछ रहे थे। कैमरे के बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा। सर, ये ट्यूशन क्लास वाली गली है, उसी को लग के राइट में एक दूसरी गली है। ये दुकान वहीं पे है। उसी दुकान से पूरे महीने का सीसीटीवी फुटेज मिला। कैसे छूटी है दुकान? गलती हुई है सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल टीम को हर दुकान को चेक करना था और किया भी था, और इस दुकान पर भी गई थी टीम गई थी सर, लेकिन उस दुकानदार ने बताया, टीम ने उससे पूछा समर को देखा है कि नहीं। उसने कहा नहीं। उन्होंने सीसीटीवी मिस किया, लेकिन उस दुकानदार ने भी नहीं बताया सर। लगाओ, चेक करते हैं। मुझे लगता है इससे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एक छोटी सी दुकान का सीसीटीवी कैमरा फुटेज इस केस का सबसे अहम सबूत साबित हुआ। पुलिस को जिसकी तलाश थी, इंतजार था, वो अब उनके सामने आ गया था। समर अपनी मर्जी से किसी के साथ गया। बाइक की नंबर प्लेट नहीं दिख रही सर, और बाइक किस कंपनी की है ये भी नहीं दिख रहा। बाइक वाला बहुत चालाक है सर, बाइक की हर चीज ढकी हुई है। पहले हर चीज बहुत अच्छी तरह सोची गई, फिर उसे अंजाम दिया गया। रिमाइंड करके देखते हैं कि ये बाइक पहले कितनी बार इस एरिया में आई। सर एक मिनट, सर ये देखिए, लगता है ये वही बाइक है। ये तो वीरेंद्र रंधावा है, समर के ताऊ का लड़का। जी कुछ पता चला? तुम कौन? मैं वीरेंद्र रंधावा,
समर मेरे चाचा का बेटा है। वही लड़का है, वही बाइक, वही शर्ट। लेकिन बाइक के ऊपर से हर आइडेंटिफिकेशन मार्क को या तो निकाला गया सर या ढका गया है। तगड़ी प्लानिंग की गई, लेकिन समर को उठाने से चंद मिनट पहले बिना हेलमेट के उस एरिया से गुजरा और पकड़ा गया। जी ये कौन है? ये तो मेरा बेटा वीरू है। क्यों, क्या बात है? ये तो आपका बेटा वीरू ही बता सकता है कि बात क्या है, लेकिन एक बात के लिए तैयार रहिएगा, खबर बुरी है। वीरू, पहली बात कांग्रेट्स, बहुत लंबे समय बाद हमने इतना शातिर खूनी देखा है। और दूसरी बात, मना करके हमारा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। देखना चाहेगा? नहीं देखना है सर, मैंने ना नहीं बोला है। मतलब तू हाँ बोल रहा है? समर की किडनैपिंग और मर्डर तूने किया? क्यों और कैसे? पूरी कहानी चाहिए मुझे। अच्छा देखना कौन है। जी क्या बात हो गई सर? कौन कौन से एपिसोड देखे हैं क्राइम शो के तुमने? हमको भी तो बताओ, थोड़ी तैयारी हम भी तो कर लें अपनी वो एपिसोड देखकर। इतने सारे एपिसोड्स देखे बार बार दिल लगाकर, लेकिन इन एपिसोड्स की एंडिंग नहीं देखी। मैं कुछ पूछ रहा हूं वीरू, इन एपिसोड्स की एंडिंग नहीं देखी? नहीं देखी सर। काश की देखी होती। हर एपिसोड की एंडिंग में शातिर से शातिर मुजरिम पकड़ा ही जाता है, और उसकी वही जगह होती है जो हर मुजरिम की होती है, जेल। क्राइम कभी सफल नहीं होता है वीरू। हर क्राइम की कीमत चुकानी पड़ती है, एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो तेरे साथ साथ तेरा परिवार में चुकाएगा। वो तो पापा पहले ही चुका चुके हैं सर। इतने सालों की गरीबी और बेइज्जती आप नहीं समझेंगे सर। समझ तो तू नहीं पाया वीरू। हर परिवार में शोर शराबा होता है, गिले शिकवे होते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से सुलझाना पूरी तरह से गलत है। तूने सुलह की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, सिर्फ बदले के लिए। अगर तूने सही इरादे से दोस्ती की होती, सुलह की होती, तो आज तू यहां हमारे सामने नहीं बैठा होता। तूने दो परिवारों को मिलाया, तुझे अंदाजा है बदला तो तेरा वहीं पूरा हो गया था। तो भाइयों को गले मिलाया, इंसाफ तो वहीं मिल गया था, दर्द का मरहम तो वहीं मिल गया था। तू पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आई। एक बच्चे को मार डाला तूने, उस बच्चे को जो तेरा छोटा भाई था, तुझे अपना हीरो मानता था। सोच सोच कि क्या किया है तूने। समर के परिवार पर चौंकाने वाली सच्चाइयों का कहर सा टूट पड़ा। एक तो शौक इस बात का था कि वीरू ने सुलह एक जुर्म करने के लिए करवाई थी। दूसरा उससे भी भयानक शौक था कि किस तरह उनके जिगर के टुकड़े समर का कत्ल कर दिया गया। और तीसरा शौक इस बात का कि यह सारा जुर्म पहले अमन को नजर में रखकर प्लान किया गया था। वीरू के माता पिता पछतावे की आग में तड़प रहे हैं कि उनका क्लेश, उनका आक्रोश, उनका गुस्सा उन्होंने जाने अनजाने में एक मासूम बच्चे के दिलो दिमाग में भर दिया था, जिसकी वजह से बड़े होकर वीरू ने इतना संगीन जुर्म किया। एक 14 वर्षीय जिंदा दिल बच्चे को धोखे से मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके चचेरे भाई का यह मानना था कि समर के पिता और दादा ने उसके परिवार के साथ अन्याय किया था। इस भयानक जुर्म से कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई गलती नहीं सुधरी, बस एक और बहुत बड़ी गलती हुई जो कि एक संगीन जुर्म था, किडनैपिंग और मर्डर। अक्सर हमारी टीम से, हमारे शो से कुछ लोग शिकायत करते हैं कि क्राइम शोज नए क्रिमिनल्स के लिए मानो कोई स्कूल है जहां वो जुर्म सही तरीके से करने का पाठ पढ़ते हैं। हमें बेहद दुख होगा अगर कोई भी इंसान हमारा शो देखकर जुर्म की तरफ आकर्षित हो जाए या जुर्म करने में शातिर हो जाए। हम हर एपिसोड के बीच में और आखिर में
खासकर आखिर में एक ही संदेश बार बार देते हैं कि क्राइम नेवर पेज। हमने आज तक एक भी एपिसोड ऐसा नहीं दिखाया है जिसमें मुजरिम कानून की गिरफ्त से बच निकला हो। अजय और कमल दोनों लोअर मिडिल क्लास परिवारों को बिलोंग करते हैं और अपने बेहतर भविष्य के लिए वो विदेश जाने का प्लान बना रहे थे, जहां वो पढ़ना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे। वो वीरू के साथ इस जुर्म में पैसों के लिए शामिल हुए थे, लेकिन अब उनका भविष्य कभी बेहतर नहीं होगा। हमने पहले भी कई बार कहा है और बार बार कहते रहेंगे, क्राइम नेवर पेज। जुर्म से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.